नमस्कार। इस वीडियो में हम फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद और उसकी शक्तियों की चर्चा करेंगे। हमने अब तक अध्ययन करते हुए ये देख लिया है कि फ्रांस में एक विलक्षण प्रकार की शासन व्यवस्था है। वहाँ पर न तो पूर्णतः संसदात्मक व्यवस्था है, जहाँ पर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होना चाहिए, और न ही वहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पद नहीं होना चाहिए। इस तरह से फ्रांस में अध्यक्षात्मक अर्थात अमेरिका की तरह का और संसदात्मक अर्थात ब्रिटेन की तरह के शासन का मिश्रण पाया जाता है। वहाँ पर एक शक्तिशाली राष्ट्रपति है जो कि अपनी शक्तियों का वास्तविक उपभोग करता है, किंतु साथ ही वहाँ पर प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद भी संवैधानिक रूप से विद्यमान है, और इसी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऊपर शासन के निर्वहन की वास्तविक जो दायित्व है वो उन्हें दिया गया है। पंचम गणतंत्र के संविधान का जो अध्याय 3 है, उसमें सरकार शीर्षक से जिन पदों की चर्चा की गई है, वस्तुतः वे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के ही पद हैं। इसलिए सरकार शब्द का तात्पर्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से लिया जाता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान चूँकि प्रधानमंत्री होता है, इसलिए सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों को ही समझा जाना चाहिए। अध्याय 3 के अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि फ्रांस के सरकार राष्ट्र की नीति का निर्धारण करती है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मामलों को देखती है, और प्रशासन और बाह्य सुरक्षा उसके विशिष्ट दायित्व हैं, और अपने इन दायित्वों के निर्वहन के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार से उसके उत्तरदायित्व का दोहरा निर्वहन किया गया है संविधान के द्वारा। एक तरफ वह अपने प्रशासन के सफल संचालन के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है, और दूसरा क्योंकि सरकार का जो वास्तविक प्रधान है वो राष्ट्रपति है, इसलिए वह राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होता है। इन दोनों पदों के मध्य संतुलन बनाना अर्थात संसद और राष्ट्रपति, इन दोनों ही शक्तियों के मध्य संतुलन बनाना प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चतुराईपूर्ण कार्य समझा जाता है, और इस कार्य में जो प्रधानमंत्री जितना सफल होता है वह उतना ही शीर्ष पद अर्थात राष्ट्रपति के लिए उपयोगी आने वाले समय में माना जाता है। पंचम गणतंत्र के प्रधानमंत्री की यदि नियुक्ति की चर्चा करें तो पंचम गणतंत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चतुर्थ गणतंत्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, किंतु इस नियुक्ति के पश्चात प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक था कि वो संसद का विश्वास अर्जित करे, और जो तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के जो अनुभव थे, उन अनुभवों में यह सिद्ध हो गया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय असेंबली का यह विश्वास प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और इस प्रकार से सरकार जो है वो अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उसे गिरा दिया जाता था, क्योंकि राष्ट्रीय असेंबली में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण बहुत से दलों का प्रतिनिधित्व रहता था, और प्रधानमंत्री के लिए ये एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य था। उस अस्थिरता और अव्यवस्था से मुक्त करते हुए अब प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राष्ट्रीय असेंबली का विश्वास अर्जित करें। इस प्रकार से उसकी जो नियुक्ति है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करती है, और इस नियुक्ति के पश्चात
उसकी जो पदच्युति का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति का ही अधिकार है। पदच्युति के बारे में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रपति यदि अपने प्रधानमंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वह अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दे। किंतु साथ ही संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार, अनुच्छेद 50 ये कहता है कि जब राष्ट्रीय सभा सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दे, अर्थात जब राष्ट्रीय सभा सरकार के कार्यों में अपना विश्वास व्यक्त नहीं कर पाती और उसके कार्यों की आलोचना करती है निंदा प्रस्ताव के द्वारा, तब सरकार को यह चाहिए या प्रधानमंत्री को यह चाहिए कि वह अपना त्यागपत्र जो है वो गणतंत्र के राष्ट्रपति को सुपुर्द कर दे। इस प्रकार से राष्ट्रपति की इच्छा से भी उसे पदच्युत किया जा सकता है, और यदि उसके कार्यों से राष्ट्रीय परिषद अर्थात संसद का जो निम्न सदन है वह भी यदि संतुष्ट नहीं है तो वो भी निंदा प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है। इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पदच्युति के बारे में दो संस्थाओं को अधिकार है, संसद को, संसद के निम्न सदन को और राष्ट्रपति को। उत्तरदायित्व। संसदात्मक शासन में वैसे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी रहती है, किंतु फ्रांस में संसदात्मक शासन व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं की गई है, क्योंकि वो संसद के विश्वास को अर्जित करने की अब उसकी कोई अनिवार्यता नहीं रह गई है। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अब संसद के सदस्य भी नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा सीधा उत्तरदायित्व अब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का संसद के प्रति नहीं है। किंतु फिर भी संविधान का अनुच्छेद 49 यह घोषणा करता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के उपरांत अपनी नीति की जो उद्घोषणा है, अपने भावी कार्यकाल में जो नीति निर्धारित वो करना चाहते हैं, उस नीति की घोषणा उन्हें प्रधानमंत्री को नेशनल असेंबली में कर देनी चाहिए। अर्थात अनुच्छेद 49 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श के पश्चात सरकार की भावी नीति क्या होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय असेंबली में कर देनी चाहिए। अनुच्छेद 49 का ही दूसरा पैराग्राफ ये कहता है कि अपने इस उत्तरदायित्व के अनुसार, अर्थात जो नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री ने किया है और राष्ट्रीय परिषद में उसकी उद्घोषणा भी की है, वो यदि निभाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो नेशनल असेंबली एक निंदा प्रस्ताव पास कर सकती है। और इस निंदा प्रस्ताव के पास करने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि राष्ट्रीय परिषद के 10 सदस्य लिखित रूप में इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हैं। कम से कम 10 सदस्यों के हस्ताक्षर से जो निंदा प्रस्ताव आया है उसे राष्ट्रीय असेंबली में पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। पूर्ण बहुमत से पारित होने के पश्चात यदि यह निंदा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि उसे अपने पद से
त्यागपत्र दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सुपुर्द कर दे। किंतु यदि यह निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, उसे पूर्ण बहुमत का समर्थन नहीं मिलता, तो अनुच्छेद 49 का द्वितीय पैराग्राफ ये कहता है कि अगले उसी सत्र में इस प्रकार का निंदा प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकेगा। इस तरह से यह स्पष्ट है कि यद्यपि फ्रांस की संसद के निम्न सदन को सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए निंदा प्रस्ताव के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है, इसके माध्यम से वो सरकार को गिरा भी सकती है, किंतु इस शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए, इसलिए संविधान ने उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जैसे कि कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, संसद के निम्न सदन के सदस्यों के पूर्ण बहुमत से उसे पारित होना चाहिए, और यदि वो पारित नहीं हो पाता है तो उसके अगले ही सत्र में दोबारा निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और साथ ही एक व्यवस्था यह भी है कि यह जो निंदा प्रस्ताव जो पारित किया गया है, उस पर जो मतदान है वो जब 48 घंटे से पहले नहीं किया जा सकता, अर्थात निंदा प्रस्ताव आने के बाद कम से कम 2 दिन के पश्चात ही मतदान किया जा सकेगा। इस तरह से राष्ट्रीय जो असेंबली है, राष्ट्रीय परिषद है, उसे निंदा प्रस्ताव के बारे में शक्तियाँ दी गई हैं, किंतु संविधान ने उसकी शक्तियों पर नियंत्रण भी लगा दिया गया है। इस तरह से प्रधानमंत्री की स्थिति महत्वपूर्ण भी है किंतु सीमित भी हो गई है। अब यदि उसके कार्य और शक्तियों का अध्ययन करें तो सबसे पहले हम उसके कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, इसलिए विभिन्न कानूनों को लागू करवाने का जो उत्तरदायित्व है प्रशासन के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का ही होता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति का निर्धारण करती है, उसे राष्ट्रीय असेंबली में उसकी घोषणा करती है और उसके अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति जो विभिन्न नियुक्तियां करता है, उन नियुक्तियों में से कुछ नियुक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से भी की जाती हैं। वे सैनिक और असैनिक नियुक्तियों में प्रधानमंत्री भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो कार्य करता है उन कार्यों में सलाह और सहयोग के लिए उसके पास प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। यद्यपि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु वह प्रधानमंत्री के सलाह से ही यह कार्य करता है। इसी प्रकार से सामान्यतः संविधान में राष्ट्रपति को जो महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में अपने अधिकारों का जो निर्वहन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहयोग से ही करता है। और अनुच्छेद 19 के अनुसार जिन कार्यों में राष्ट्रपति को एकमेव अधिकार है, उनको छोड़ करके अन्य सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ कार्यों को छोड़ करके राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्य के लिए प्रधानमंत्री का सलाह और उसका परामर्श आवश्यक है। दूसरे प्रकार के कार्य होते हैं विधायी कार्य। विधायी कार्यों का संबंध कानून निर्माण से और संसद से होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है। यद्यपि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद
निंदा प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को पदच्युत भी कर सकती है, किंतु संसद का सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल नहीं हो सकते। किंतु फिर भी प्रधानमंत्री विधायी कार्यों की पहल कर सकता है और यदि वह आवश्यक समझे तो संसद के सत्र बुलाने की भी पहल कर सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न कानूनों के संदर्भ में जो भी हस्ताक्षर किए जाते हैं उनमें से कुछ को छोड़ करके प्रत्येक कानून पर, प्रत्येक विधेयक पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण कार्यों के साथ ही जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, जो दायित्व है प्रधानमंत्री का, वो ये है कि राष्ट्रपति नेशनल असेंबली को या संसद के निम्न सदन को जो भंग करने का उसका अधिकार है, वह प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के परामर्श के पश्चात ही वो ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री का परामर्श राष्ट्रपति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्यों का संबंध संविधान से जुड़े मामलों से होता है और इस संबंध में अनुच्छेद 41 ये कहता है कि विधायी प्रक्रिया के दौरान यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी निजी सदस्य के द्वारा, अर्थात किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा कोई यदि प्रस्ताव लाया गया है किसी कानून में संशोधन का और उसके निर्माण का, और यदि यह जो संशोधन जो प्रस्ताव है वो यदि प्रधानमंत्री समझे कि वह नियम विरुद्ध है, तो वह उसे नियम विरुद्ध लागू करवाने की घोषणा कर सकता है। इसी प्रकार से विदेश नीति के क्षेत्र में भी यदि कोई संधि या समझौता यदि फ्रांस के संविधान के विपरीत है और प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि यह संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, तो उसे भी वह उसकी संवैधानिकता के परीक्षण के हेतु संविधान परिषद को सौंप सकता है। इस प्रकार चाहे आंतरिक मामले हों और चाहे विदेश नीति का कोई क्षेत्र हो, उस संबंध में जो भी नियम और कानून संविधान के भावना के विपरीत प्रधानमंत्री यदि उसे समझता है तो उसे नियम विरुद्ध घोषित करवा सकता है या संविधान परिषद को परामर्श के लिए भेज सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव है वो संसद सदस्यों और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात यदि संविधान में संशोधन किया जाना है उसकी पहल राष्ट्रपति कर सकता है, किंतु प्रधानमंत्री और संसद के सदस्यों के परामर्श से ही यह पहल की जा सकेगी। वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्यों के क्षेत्र में सरकार की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का कार्य यह है कि वह प्रतिवर्ष बजट को तैयार करवाएगा। इस प्रकार से बजट सहित अन्य जो भी वित्तीय विधेयक हैं उनमें निजी सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अर्थात वित्तीय प्रस्ताव में कोई भी गैर सरकारी जो विधेयक है वो यदि राजस्व में हानि और वृद्धि करने वाला हो तो वह संविधान के अनुसार नियम विरुद्ध समझा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास ही राजस्व की हानि और वृद्धि करने वाले विधेयकों को प्रस्तुत करने का दायित्व है और यह कार्य प्रधानमंत्री के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार से पांचवें गणतंत्र के जो संविधान है उसके अनुसार संसद सदस्यों के वित्तीय अधिकार
इतने अधिक सीमित हैं कि वे वित्त के क्षेत्र में कोई वास्तविक नियंत्रण सरकार पर नहीं रख पाते हैं। और आलोचकों ने इसके बारे में ये कहा है कि लोकतांत्रिक जगत में यह एक ब्रिटेन के लोकतांत्रिक जगत में फ्रांस के प्रधानमंत्री का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इस तरह से यदि वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्त के क्षेत्र में वित्त विधेयकों, बजट सहित सभी प्रकार के वित्त विधेयकों में आय और व्यय के कम या अधिक करने का जो संपूर्ण दायित्व है वो सरकार का ही माना जाता है और इस तरह से सरकार का वित्त पर पूरा नियंत्रण रहता है। वित्त विधेयकों का संसद के द्वारा पारित होना आवश्यक है, किंतु यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सीमा संसद के ऊपर है और वो ये है कि वित्त विधेयक या बजट संसद के सम्मुख जब प्रस्तुत किया जाता है तो 70 वर्ष के कार्य दिवस अर्थात अवकाश को छोड़ करके अगले जो 70 दिन हैं, 70 दिनों में यदि संसद वित्त विधेयकों को पारित नहीं करती है तो सरकार अध्यादेश के द्वारा उसे लागू कर सकता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि वित्त के क्षेत्र में न तो राजस्व को कम या अधिक करने का अधिकार संसद के पास है और न ही वह उसे पारित होने से रोक सकती है। वह अधिक से अधिक केवल 70 दिन तक उसे रोक कर रख सकती है। उसके बाद सरकार अध्यादेश की शक्ति के द्वारा उसे पारित भी करवा लेती है। इस तरह से फ्रांस की सरकार के पास वित्त के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण हथियार है। इन सब कार्यों के मूल्यांकन के रूप में यदि हम प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एक विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बनता है और यदि वह संसद और राष्ट्रपति के बीच अपने दायित्वों में संतुलन बना करके रख सकता है तो वह वास्तविक शक्तियों का उपभोग कर सकता है। यदि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो भी प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का वास्तविक उपभोग कर सकता है। किंतु यदि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कमज़ोर है और राष्ट्रपति एक प्रभावी व्यक्तित्व का धनी है तो वह केवल राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने वाला एक लिपिक ही रह जाता है। उसकी प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति की चर्चा करते हुए एक विश्लेषक सिजफ्रायड नामक एक विश्लेषक ने ये कहा है कि वास्तव में राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री एक प्रधान लिपिक की तरह और मंत्रिपरिषद एक लिपिक के समान होती है। अर्थात राष्ट्रपति के मंतव्यों को लागू करवाने का कार्य ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का होता है। वस्तुतः संविधान की मंशा भी यही है कि राष्ट्रपति को जो महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को लागू करवाने के सहायक के रूप में ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जो रचना है वो संविधान के अनुसार की गई है। किंतु फिर भी प्रधानमंत्री को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां दी गई हैं। अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति का किचन कैबिनेट कहलाता है, अर्थात उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए वो अमेरिका का जो किचन कैबिनेट है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के कृपा पर निर्भर करता है। किंतु यहाँ फ्रांस में चाहे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के वास्तविक शक्तियों को लागू करने वाले ही हों, किंतु फिर भी क्योंकि उनका उल्लेख संविधान में कर दिया गया है, इसलिए उनकी संवैधानिक स्थिति के कारण प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है। और यह कहा जा सकता है कि फ्रांस में राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 पर यदि कोई है तो वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ही है। प्रधानमंत्री एक प्रकार से राष्ट्रपति, भावी राष्ट्रपति कहा जा सकता है।
और राष्ट्रपति बनने से पूर्व उसके कार्यों का एक प्रकार से प्रशिक्षण का काल प्रधानमंत्री का पद माना जा सकता है। धन्यवाद।